अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन मौज़ूआत पर, उन खबरों पर जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। कराची वोटर लिस्ट केस, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज, फौज के जरिए घर घर वोटर की तस्दीक की जाए, चीफ जस्टिस की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत के खिलाफ आईबी के फंड्स के इस्तेमाल के केस की समाअत का भी आगाज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, ऑडिट एतराजात की वजाहत के लिए ऐवान सद, वजीर आजम हाउस के हुक्काम और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तलब। पाकिस्तानी अदलिया मीडिया की आजादी पर तौहीन अदालत के कानून के इस्तेमाल से परहेज करे, ह्यूमन राइट्स वॉच। नवे दिन में मसाइल के हल का दावा करने वाले शोबदाबाज हैं, नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, जो केस चल रहा है कराची की वोटर लिस्टों का, उसमें बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ भी बात सामने है। बल्कि एक जमात के वकील ने तो कहा कि 120 गज के मकान में 600 वोटर्स हैं। किस जमात के वकील ने? ये जमात इस्लामी के वकील ने कहा 600 वोटर है 120 गज के मकान में। तो इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं और वो क्वेश्चन तो लग गया, क्वेश्चन मार्क समंदर जो है वो कूजे में बंद करना तो मुहावरा सुना है ना आपने? जी। तो कराची में समंदर भी है, कूजा भी आ गया 120 गज का, बंद करके भी दिखा दिया उन्होंने। जी। तो अदालत ने पूछा कि वैसे इसमें जिन्नात रहते हैं क्या? नहीं, जिन्नात तो पता नहीं कितने रह जाएंगे, वो तो अभी तो ये तो इंसान वोटर लिस्ट तो इंसानों की तैयार हो रही है ना। जी। लेकिन शाम साहब, जो MQM का जो इसमें मौक़िफ़ आ रहा है, वो MQM ने पहले तो थोड़ा सा गुरेज किया कि वो आए अदालत में, फिर देर से वो फरीक बने और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ क्लियर कट उनके वकील ने कहा नहीं, फ़रोग नसीम ने, कि जनाब हमें ये मंजूर है, तजवीज़ जो चीफ जस्टिस ने दी कि हम फौज के जरिए घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक करा लें। नहीं, ये फैसला तो नहीं दिया ना अभी, फैसला महफूज कर लिया। देखिए, असल बात यह है कि जो कराची में वोटर्स लिस्टें कायम हुई हैं या तैयार हुई हैं जी, उन पर एतराज़ है MQM के अलावा तमाम सियासी जमातों को जी, और एक किस्म से उनका एक मुतहदा महाज बन गया। वो कहते हैं कि जो लोग आर्जी पते पर यहाँ रह रहे थे, ठीक है ना जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अंदरून पंजाब से आए हैं, अंदरून सिंध से आए हैं, अंदरून पख्तूनख्वा से आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से, कश्मीर से आए हैं और बल्कि वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। तो बहुत से वो लोग हैं जो तलाश रिस्क में कराची पहुँचे और वहीं जाकर बस गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, उसमें हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे अपने तलाश मुआश कर सकता है जाकर और वहाँ क़याम पजीर हो सकता है। जी। तो जो लोग कराची में बस गए और कई कई साल से कराची में रह रहे हैं, अभी जो उनके नाम वोटर्स लिस्टों में दर्ज हुए हैं, तो वो मुंतकिल कर दिया गया है उनको अपने पुराने इलाकों की तरफ। जी। उनका कहना यह है कि इससे जो कराची की सियासी फ़ज़ा है और जो इंतखाबी फ़ज़ा है वो बुरे तरीके से मुतासर होगी। बिल्कुल ठीक है, ये उनका दावा है। और जमात इस्लामी जो है और PTI दोनों, ये दोनों जमातें जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गई थी। इसमें MQM ने भी बाद में पार्टी बनने की ख्वाहिश जाहिर की, पार्टी बन गई। अब देखिए, जहाँ तक फहरिस्तें हैं उनको तो ठीक होना चाहिए, खा इसका कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि हल्का बंदियाँ इस तरह की जाए कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आ जाएं। ठीक है। अब ये बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि एक मुख्तलिफ इलाकों के लोग मुख्तलिफ यानी हल्कों में रह रहे हैं, इसके बाद और उसके बाद कोशिश उनकी ये होती है कि यकजा हो जाए। नो गो एरियाज बने हुए हैं, नो गो एरियाज बना दिए गए ना, जहां एक लसानी गिरोह जो है उसकी अक्सरियत है,
वो दूसरे किसी को आने नहीं देता, बिल्कुल। जहां दूसरे की अक्सरियत है वो और किसी को आने नहीं देता। इस तरह कराची टुकड़ों में बट गया है और वहां जो इलाकों के दरमियान तसादुम हो जाते हैं बाद औक़ात जी। तो इसका हल सुप्रीम कोर्ट ने ये ढूंढा है। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, मैं उसका एक दूसरा हल तजवीज़ कर रहा हूं। वो क्या है? मेरी राय यह है कि कराची की हद तक इंतखाबात जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होने चाहिए। यानी फहरिस्त, वो जो सिस्टम होता है फहरिस्त का, उसमें ताकि जितने जिसके वोट हैं उतनी उसको सीटें मिल जाए। ठीक है। इससे ये होगा कि जो हजरात उर्दू स्पीकिंग है, जो पंजाबी स्पीकिंग है, वैसे तो हम सब उर्दू स्पीकिंग है ना, पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन कराची के कॉन्टेक्स्ट में ये इस तरह अपने मुख्तलिफ मानी रखती है। उनको उतनी नशिस्तें मिल जाएंगी जितनी उनकी तादाद है, और पश्तूनों को उतनी नशिस्तें मिल जाएंगी जितनी उनकी तादाद है। इस वक्त बड़े गुरोह जो ये दो ही हैं, बाकी पंजाबी हैं, सिंधी हैं, तो अगर उनकी जमातें जो हैं वो जमातों को वोट देना चाहें। एमक्यूएम को जो नुकसान होगा इससे? नहीं, नुकसान किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि जितने वोट किसके हैं वो उसको मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो एमक्यूएम का पूरे के पूरे वोट्स हैं। बात ये जितने वोट एमक्यूएम के वो कम नहीं होंगे, सिर्फ ये है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो दूसरे लोगों की है वो मौजूद हो जाएगी असेंबली में, एक बात। और दूसरी बात ये, बलदियाती अदारे जो कायम हो रहे हैं ना, उनमें भी इसी तरीके कार को इस्तेमाल करना चाहिए, तभी कराची के मसले का कोई पायदार हल जो है निकलेगा। ये आप कहीं पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं दे रहे पाकिस्तान के लिए कि पायलट वहां से शुरू कर ले? सकता है, लेकिन देखिए कराची की जो सूरत हाल है ना, पूरे मुल्क में कहीं नहीं है जी। और मुख्तलिफ सियासी जमातें अगर चाहें तो इस पर गौर कर ले, और सुप्रीम कोर्ट भी मुनासिब समझे तो इस पर गौर कर ले। जब एक ब्रेक का वक्त होगा और ब्रेक के बाद हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर भी और दीगर मौजूआत भी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे अदालत में वोटर लिस्टों के हवाले से, और अदालत में ही शाम साहब जो केस है वो आईबी का भी आ गया है। अब तो आज तो अदालत ही अदालत है सारे मामला ही अदालत के हैं। तो आईबी में अगर कुछ रकूम इधर उधर हुई हैं तो उनका भी पता चल जाएगा। 2 दफा हुई हैं, 1989 और 1990 में, और 2008 और 9 पुरानी बातें हैं ना जी। अब ये ताज़ा वारदात है, अगर है तो बहरहाल तो तफसील सामने आएगी तो पता चलेगा। तो आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना मुझे कोई परेशानी है। लेकिन ये कहीं एक और पेंडोरा बॉक्स तो नहीं असगर खान केस जैसा? कोई ऐसे, ये तो ताज़ा वाक़या है ना भाई जी, ये तारीख का किस्सा थोड़ी है। वैसे मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि आपके हमसाए में हलवा पकड़ा है, उन्होंने कहा फिर मुझे क्या? उन्होंने कहा आपके यहाँ भी आएगा, तो उन्होंने कहा तुझे क्या? तो आईबी का जिसने जिन्होंने वसूल किए, जिन्होंने तकसीम किए, वो जाने, उनका काम जाने। तो लिहाजा यानी अभी अदालत में हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी परेशानी है। पंजाबी का मुहावरा जिन्हें खा दिया गाजरा पीर, ठीक है, तो दर्द तो उनके पेट में होगा जो गाजरे खा के बैठे। केस में गाजरों का इल्जाम पीपल्स पार्टी पे। चलिए, पीपल्स पार्टी जाहिर है उनकी हुकूमत है तो उन्हीं पे इल्जाम होना जी। शम्स साहब, दूसरा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच सेज के अदालत जो है वो कंटेम्प्ट, क्या मतलब है? वो कहती है कि मैंने जब कहती है क्योंकि एशिया डायरेक्टर है ना उसके, जी, और ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है, जी, इसलिए ये कहती तो नहीं होगी, तो स्टेज होगी जी। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ठीक है कि ह्यूमन राइट्स वॉच के ख्याल में पाकिस्तानी अदलिया को गुरेज करना चाहिए कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलात हैं इन्हें और इस कानून को मीडिया से ज़रा दूर रखें। नहीं, वो जो डायरेक्टर है उसके ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया के, जी जी, उन्होंने एक बयान जारी फरमाया, और उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं ना, जिनमें कहा गया था कि अदलिया जो है उसके ऊपर, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न किया जाए और कोई ऐसी इफ्तरा पर्दाजी न की जाए और इन चीज़ों को रोका जाए, और पैमरा को भी हुक्म दिया था, उसको उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी अज़हार जो है इसके खिलाफ बात है, अदालत को अपने मामलात में भी ज़रा लोगों को आज़ादी देनी चाहिए। देखिए, बात यह है, इसमें जो लफ्ज़ है ना मैंने लिखे थे, अनकमेंडेबल, मलिशियस एंड विकेड मटेरियल, ठीक है, कि ये नहीं छापने चाहिए। ठीक है,
और दूसरा उन्होंने कहा कि वो ऐसी चीज नहीं छापनी चाहिए इंटेंडेड टू स्कैंडलाइज, दुरुस्त। यानी जो इफ्तरा पर्दाजी है और यानी एक असबियत से भरी हुई तहरीरें हैं उनको नहीं छापना चाहिए, स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए कोर्ट को। ठीक है। तो ये मैं तो नहीं समझता कि आज़ादी अजहार के ऊपर कोई कदगन आ गई है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो बात की, तो हाई कोर्ट के फैसले ना दो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके जो आर्टिकल 19 है उसमें आज़ादी अजहार का जो हक दिया गया है उसमें लिखा गया है कि अफवाज पाकिस्तान और अदालतों के खिलाफ ये कोई मुहिम जोई नहीं होगी, इनको स्कैंडलाइज नहीं किया जाएगा। इसी की तो नजर हुए ना हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब जी। तो, और क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, तौहीन अदालत के मुजरम करार पाए। तो ये हमारी जो आज़ादी अजहार की जो शिक है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उसके पैरामीटर्स को वज़ा करती है। ठीक ये पता नहीं क्यों हमारे ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, क्या ये तौहीन अदालत यानी अदालत की तौहीन करना ये भी कोई बुनियादी हक है शहरियों का? नहीं, लेकिन अगर अदालत पे पॉजिटिव तनकीद करना, अदालत से कुछ शिकवा करना, अदालत के किसी कंडक्ट के बारे में बात कर लेना, तो फिर ये भी कंडक्ट फैसले पर चले। कंडक्ट तो हम तो करते रहते इस तरह की बात, हमें तो अदालत ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कई प्रोग्राम्स रोके गए नहीं, वो तो रोके गए, तो वो तो सारे होते ना, इफ्तरा पर्दाजी थी, स्कैंडलाइजेशन थी और झूठ एक गलीज जुबान थी, उन पर देखिए उसकी तो इजाजत नहीं मिल सकती। ये तो किसी आम आदमी के बारे में भी इजाजत नहीं है, लॉ ऑफ डेफेमेशन मौजूद नहीं है, हद तक इज्जत का कानून पूरी दुनिया में मौजूद है, तो फिर आप वो कहें कि हद तक इज्जत का कानून भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्टर साहब है, पता नहीं इनको किसने पट्टी पढ़ाई है, शायद हो सकता है फैसल रजा आबदी साहब से कोई मुलाकात हुई है इनकी। लेकिन साहब इस कानून, मेरी बात सुन लें जी, अभी तक पाकिस्तान की किसी अदालत ने अभी गुज़श्ता 3-4 साल में किसी ऐसे शख्स के या अखबार के या मीडिया के बारे में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसमें कहा जाए तनकीद का हक रोका गया है। और पॉजिटिव जो है क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म जो है उसकी तो इजाजत है, फेयर कमेंट्स की। आप आदाब के और एतदाल के अंदर रहते हुए अपनी राय बयान कर सकते हैं, अदालत के फैसले पर तनकीद भी कर सकते हैं, उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, फिर लेकिन उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। कमर जमान कायरा का ये कमेंट के मेरे वजारत के खिलाफ एक मुद्दई को अगर गुलदस्ता भेजा जाए तो मैं क्या समझूं? तो उनको शिकायत है ना इस पे, उन्होंने उसका आज़ार कर दिया, हर जगह छप गई, कोई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया कंटेम्प्ट का, देखे ना। इसलिए बात क्या, और कमरुज़मा कायरा ने भी एक बात कल कही थी, उन्होंने कहा अदालत के किसी फैसले से मुझे इख्तलाफ है, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में फैसले, मैं उसका अजहार करता हूं इख्तलाफ का, मानने से इनकार नहीं करता। शम्स साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तौहीन अदालत के कानून के हवाले से, और शामी साहब बता रहे थे कि तौहीन अदालत में तो ऐसा लोगों को पकड़ा नहीं गया, लेकिन मेरे जहन में जो सबसे बड़ी मिसाल आ रही है मलिक रियाज साहब। उनको क्या हुआ? मलिक रियाज साहब को नहीं उन्होंने तौहीन अदालत में माखूज कर रखा। देखें, आप मलिक रियाज साहब का नाम लेते हैं, फिर आप उनको शिकायत होती है कि मेरा जिक्र कैसे हो रहा है। देखिए मलिक रियाज साहब जो है ना, मुझे तो अब उनसे कुछ मोहब्बत सी होती जा रही है जी। वो इतने अब एक किस्म के मजलूम ही बन गए हैं ना जी। मलिक रियाज साहब जो हैं बड़े काम के आदमी हैं। देखिए दौलत कमाना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है, बिलाशुबा वो भी एक फ़न है, तो ये फ़न उनको आता है बिल्कुल। और खर्च करना अल्लाह की राह में ये भी आसान नहीं है, ये काम भी उनको आता है। यानी दिल भी बड़ा है और हाथ भी माशाल्लाह काम के। बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये है, देखिए अब कुछ ना कुछ जोम हुआ है लगता है उनको भी। ये इस मामले में उनसे बड़ी बेहतियाती हुई है। अगर वो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरखास्त देते जी, या अरसलान साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराते या इस्तगासा दायर करते तो बात समझ में आ सकती थी। ठीक है। उन्होंने जो कुछ ललकारा, कोई आप जैसे वकील मिल गए उनको और उन्होंने उनको जनाब करबला में पहुंचा दिया।
अब आप जाहिद बुखारी साहब का नाम लेना चाह रहे हैं, फिर वो माइंड करेंगे। नहीं, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है। और करबला से ये भी नहीं समझा जाए, करबला से मतलब ये इब्तला में पहुंच गए। जी। वैसे तो करबला में पहुंचना तो ऊंची शान वाले पहुंचते। देखिए, मलक रियाज साहब को अब भी इस पर गौर करना चाहिए अपने मामलात पर। लेकिन शाम साहब, उन्होंने तौहीन अदालत तो नहीं की, किसी जज पे तो नहीं इल्जाम लगाया। नहीं नहीं, देखिए, उन्होंने तो एक अरसलान पे देखिए इल्जाम आप, फिर लगाया। मैं उनके खिलाफ जब वो दलाइल दूंगा, फिर आप कहेंगे उनका केस कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। आप छोड़े उनको, अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर आप छोड़ दें। चले जी, ठीक और है। उनके लिए दुआ करें बस। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में क्या कहेंगे तो आप? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब जारी सुप्रीम कोर्ट को हिसाब पेश करो। नहीं, वो तो ऐवान सदर को भी कह रही है। अवान सदर और वजीर आजम हाउस, वहां भी जो ये डिस्क्रिशनरी फंड जो है ना, हमारे सारे वजीर आला हाउस में, वजीर आजम हाउस में, वो सब इस्तेमाल होते हैं बेदरेक। और अब तक करोड़ों अरबों में पहुंच गए हैं डिस्क्रिशनरी फंड। एक जमाने में ये चंद हजार रुपए में होते थे। अब ये जनाब बजट का बड़ा हिस्सा जो है डिस्क्रिप्शन पे रखा जाता है। तो अब इनके सारे हिसाबात भी देख ले पीएससी, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असल में जो सुप्रीम कोर्ट का मसला है जी, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कहते हैं, भाई साहब, जो फुल कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि ये अकाउंट, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो आपकी खिदमत में पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड, ये इस्तिलाहात हैं जी, ये मुख्तलिफ किस्में हैं अकाउंट्स की। तो ये कंसोलिडेटेड फंड जो है उससे आए हैं। ये पब्लिक अकाउंट से नहीं है, पब्लिक मनी नहीं है ये। ठीक है, तो आप इसका हिसाब नहीं ले सकते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है। इसका हिसाब जो है वो लेगी जनाब। ऑडिट हम खुद करवाते हैं, खुद अपने आप को हिसाब देते हैं। वैसे भी जरा मुसलमान हिसाब के मामले में कमजोर होते हैं, आपको पता है ना। और वो क्या कहते हैं, हमारे असद मुल्तानी साहब जी, वो कह गए, रिंद बख्शे गए कयामत में, शेख पुकारता रहा हिसाब हिसाब। तो वो तो जनाब, अब वो आपको पता, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी नाराज हैं कि एफआईए वाले बुलाते हैं, हिसाब मांग रहे हैं। अब आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रिंद, नहीं, रिंद नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। देखिए, तो आपके शेरी ज़ौक़ भी खत्म हो गया। नहीं, वैसे मैं इस देखिए, सुप्रीम वजाहत के कोर्ट लिए के उनका रजिस्ट्रार का कहना है, हुजूर, हमारी फुल कोर्ट ये फैसला कर चुकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपने जनाब लीगल एक्सपर्ट बुला लिए, एतजाज अहसन साहब, एसएम जफर साहब, तारिक महमूद साहब, यासीन आजाद साहब और शब्बर रिजवी साहब। सब ने कहा कि हुजूर, आप अकाउंट उनके देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। अब ये वकील सारे जो है बॉस थे, वकील तो हमारे भाई है ना, किसी के खिलाफ मुकदमा, किसी का मुकदमा, एतजाज साहब भी शामिल है ना इसमें, बिल्कुल, किसी मुकदमा जो है अगर कोर्ट खारिज कर दे किसी का, वो भी नाराज हो जाता है। कोर्ट के हिसाब किताब तो देख रहे हैं उन्होंने। लेकिन असल बात यह है कि इंटरप्रिटेशन का जो हक है ना जी, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर आपने उस हक को चैलेंज करना है तो फिर कौमी असम्बली में बिल पास कीजिए या 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट लाइए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे आप जबरदस्ती तो फिर नहीं कर सकेंगे जनाब। तो फिर तो किसी से भी जबरदस्ती नहीं हो सकती। नहीं, वजीर आजम भी कहेगा कि मैं भी नहीं भेजता हिसाब। वजीर आजम तो जनाब उनकी घर की मुर्गी है। वजीर आजम तो असम्बली की पैदावार है, असम्बली उसे मुकर्रर करती है, सदर साहब को भी असम्बली चुनती है। तो देखिए, अदलिया का मामला अलग है, इंतजामिया का मामला अलग है। अभी तो जो फौज के अदारे हैं उन पर भी हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे क्या चंद साहब जी, नदीम अफजल चंद साहब, माशाअल्लाह। वो कहते हैं जनाब ये जो, और उनके एक बुलंद अख्तर साहब हैं, क्या ऑडिटर जनरल, जिनके जनाब कहते हैं कि इनकी शरीयत भी दोहरी है, और बड़ा हंगामा मचाया था लोगों ने कि इनको मुकर्रर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और वो ऑडिटर जनरल साहब ये फरमाते हैं, जनाब ये जो दफाई अदारे हैं इनमें तो कई अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंटों में भी रकमों पर जमा हुई हुई। अब पता नहीं क्या क्या मसाइल होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं तफसील में नहीं जा सकता, और ना दफाई अदारों के बारे में कोई ऐसे गैर मोहतात गुफ्तगू कर सकता हूँ। बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये हक तो हासिल है कि जहाँ जहाँ अवाम का पैसा है उसका हिसाब ले सके और उसका जवाब तलब कर सके, उसको ऑडिट कर सके। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ मुकामात नाजुक है। आपने लेकिन कह के, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं जी, वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है वो आसानी से पेश भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे गोया वो भी डॉक्टर फकीर हुसैन है जनाब, हुसैन के फकीर। तो इफ्स एंड बट्स में ही गेम चलती रहेगी। नहीं, पता नहीं क्या होगा। आप देखिए, वैसे नदीम चंद साहब ने कहा भाई कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, माशाल्लाह। एक तरफ खूंखार नजरों से देखा भी जा रहा है, कहते झगड़ा भी नहीं है। ये प्यार की नजर ऐसी होती है जैसी नजर आ रही है। शर्म साहब, अपने नवाज शरीफ साहब सवात गए,
अमीर मुकाम साहब की मैयत में, और कहते हैं कि जो 90 दिन में मामला ठीक करने की बात करते हैं, शोबदेबाज गिमिक्स। ओहो, ये तो भारत देखिए, एक बात तो सवाद गए, जलसा किया, ये अच्छी बात है। और अमीर मुकाम साहब तो उनको मिले हैं ना वहां से, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे ना। MMA से गए मुस्लिम लीग काफ में, मुस्लिम लीग काफ से आए मुस्लिम लीग नून में, और माशाल्लाह बड़े जनाब दौलतमंद आदमी हैं माशाल्लाह। हाँ, अपनी जगह कारून समझे जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो जनाब वहां पहुंचे, उनका असर और रसूख भी है। तो नवाज शरीफ साहब को मुबारक। वो 90 दिन वाले जो है ना, इमरान खान साहब जी, उनके तो जनाब वो कहते हैं 90 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। हाँ हाँ, वो तो नीतीश कुमार जो है ना, बिहार के चीफ मिनिस्टर, जी जी, चंद रोज पहले आए हुए थे। उन्होंने कहा 90 दिन क्या, 90 दिन से पहले बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने बिहार में रिश्वत खत्म करके दिखाई है, सूबा तरक्की की राह पे गामजन हुआ है। हमारे जनाब जो है ना तहरीक इंसाफ के जी जी, दानिश्वर रहनुमा हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वो जनाब उस पर उन्होंने कॉलम लिखा बाकायदा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो है अगर 90 दिन से कम में ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो 90 दिन से तो उन्होंने तो अपनी मुद्दत मजीद मुख्तसर कर ली है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 90 दिन में कुछ नहीं होगा। तो गोया शोबदाबाजी नहीं, कुछ मौजजाती काम करने नहीं, वो का कहते हैं इरादा मौजज़े दिखाएंगे। अच्छा। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त होगा और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 042362968114 हमारा नंबर है। कई दफा शामी साहब को भी मैसेजेस आते हैं, मुझे भी आते हैं कि नंबर नहीं बताया। देखने आपको वो कहते हैं बार बार डिस्प्ले करना चाहिए, बार बार डिस्प्ले भी हो रहा है वहां उसमें नीचे जी, पट्टी बिल्कुल। चलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें हमारी आंखों में तो पट्टी बंदी होती है, हमें कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा कि पट्टी चल रही है कि नहीं चल रही। और फेसबुक भी है, ईमेल्स भी हैं और SMS भी हैं। हम तमाम जराए से मौसूल होने वाले सवालात इस प्रोग्राम में लेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो होली फैमिली क्लिनिक जो है पिंडी में, रावलपिंडी में, वहाँ पर जो चूहे के एक बच्चे को काटने का वाक़या पेश है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। ओहो, क्या कहें जनाब, मैं तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमें। यानी ये ऐसा वाक़या पेश आ सकता है, चूहे इस तरह होंगे, बिल्लियाँ, चूहे, कुत्ते, यानी ये अस्पतालों में फिर रहे हैं। अभी जनरल अस्पताल जो है लाहौर का, इतना बड़ा अस्पताल है, वहां ट्यूबवेल नहीं चल रहा, पानी नहीं है मरीजों के लिए। वहां से लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, जनाब आप हमारी दाद फरियाद करें, खात्मे आला पंजाब जो है इस तरफ तवज्जो करें। यानी करबला का ये मौत वो है ना जी, महीना मुहर्रम का महीना, और उसमें जनरल अस्पताल का ये हाल है जी। तो मैं आपको ये अर्ज करूं, किस किस का रोना रोए। मैं आज गया शेख जायद अस्पताल में, जो पहले तो फेडरल गवर्नमेंट के पास था, पंजाब गवर्नमेंट के पास आ गया। उसमें जो हमारे जो बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं अमजद मुख्तार जी, उनके जिगर की तकलीफ थी, वो देर इलाज। वहां गया, मुझे दुख हुआ जाके। आप देखिए, इतना संगो खिश तो लगा दिए, मार्बल भी लगा दिया, इमारतें खड़ी कर दी। यकीन करें ना बाथरूम दुरुस्त, यानी उनमें सफाई ना, कमरे जो हैं मालूम हुआ जो यानी वाइट वॉश हुआ था, सफेदी हुई थी, पता नहीं कब हुई होगी। यानी कोई जो लोगों में मैं जाता हूं ऐसे मालूम होता है ये सारे जो इनके मुंतजमीन है ना, इनको तो चौराहे में खड़ा करके नंगा करके इनको कोड़े लगाने चाहिए। ठीक बात। इनको शर्म नहीं आती, लाखों रुपए लेते हैं, दफ्तरों में बैठते हैं बदबख्त, ना देखते नहीं सफाई देखे क्या हुई है, इसमें क्या लगता है। एक दौरा करें जरा, देखें बाथरूमों का क्या हाल है, कमरों का क्या हाल है, हर जगह यबूसत, नहूसत, अफसुर्दगी, बेईमानी, बदउनवानी। और यह बच्चा जो है एक मर गया काटने से, एक जख्मी हो गया, और वह शर्म से डूब के नहीं मरे अभी तक वो, और कोई कार्रवाई भी नहीं की हुकूमत। ये सफाई जो है ये भी वर्ल्ड बैंक ने करानी है आके, नहीं कुछ कार्रवाई हुई है, IMF ने करानी, क्या कार्रवाई हुई है, की है बस। क्या मतलब, आप देखिए हम कितने बेहिस हो गए हैं, हमें शर्म ही नहीं आती है, पता नहीं हमारा क्या हशर होने वाला। शाम साहब, नहीं वो अभी ये जी, देखो जी। वही चौधरी साहब का जनाब आया मैसेज,
जी, वो कहते हैं पट्टी नहीं चल रही टेलीफोन वाली। बस इत्तेफाक से उस वक्त नहीं चली होगी जब वो देख रहे होंगे। और ये रऊफ ताहिर साहब का जनाब मैसेज आ गया जी, ये वो कहते हैं असद मुल्तानी का शेर आपने बेवजन पढ़ दिया, पता नहीं जज्बात में क्या पढ़ दिया। रिंद बख्शे गए क़यामत में, शेख कहता रहा हिसाब हिसाब। आप देख लें पट्टी इस वक्त भी चल रही है, अब हिसाब की तैयारी करें जी। वही चौधरी साहब को गुजारिश है कि पट्टी इस वक्त भी चल रही है। चलिए जी शाम साहब, आपने एक तजवीज़ दी थी अभी मुतनासिब नुमाइंदगी वाली, हाँ जी, तो उसके ऊपर ज़ुबैर अहमद ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब बहुत अच्छा आइडिया है मुतनासिब नुमाइंदगी का, लेकिन इसके बाद होगा क्या? वो होगा ये कि हमारे यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियादों के ऊपर लोगों के नुमाइंदे मुंतखब हो जाएंगे, शियों के अलग होंगे, सुन्नियों के अलग होंगे, किसी के अलग होंगे, इसी तरह अला हाज़िल क़यास हिंदू और सिखों के भी होंगे। अब क्या हो रहा है? अब फ़िरका वारियत कम है, और देखिए वोट पड़ेंगे सियासी जमातों को, और फिरकों को नहीं पड़ेंगे, मसलकों को नहीं पड़ेंगे। सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। मसलक की बुनियाद पर कोई जमात नहीं रजिस्टर होनी चाहिए। हर जमात जो है उसके दरवाजे हर पाकिस्तानी पर खुले होने चाहिए। ऐसी जमात रजिस्टर हो, इलेक्शन में हिस्सा लेने का उसे आपको। तो जमातों को वोट पड़ेंगे, जमात इस्लामी को पढ़ेंगे, एमक्यूएम को पढ़ेंगे, पीटीआई को पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे, जमातों को वोट पड़ेंगे। जी शाम साहब, मुस्तफ़ा साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। शाबी अंकल, मैं मुस्तफ़ा शाहिद बोल रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जी। मैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ भी। हाँ जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप मीडिया वाले डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जी हम जमहूरियत ले आए, ऑन द सरफेस लेवल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इसकी डीप रूट्स हैं, जो इसके लिंक्स है डेमोक्रेसी के, वो हैं कलोनियलिज्म से इसके लिंक्स। तो आप मीडिया वाले हमें इसकी डीप रूट्स क्यों नहीं बताते कि देखिए बात सुनिए हजूर वाला, दुनिया में जो जमहूरियतें आई हैं कलोनियलिज्म उसके रूट्स नहीं होते। अब हमने, क्योंकि हमने गैर मुल्की जो तसल्लुत है उसके खिलाफ जिद्दोजहद की और हमारे यहाँ जमहूरियत बहाल हुई या जमहूरियत कायम हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जनाब वो हमें कानूनी बनाने वाले दे गए हैं। साम्राज्य तोहफा नहीं है ये। हमें जमहूरियत को अपने सांचे में ढालना चाहिए, इसे दुरुस्त करना चाहिए। देखिए इंडिया की अपनी जमहूरियत है, अमेरिका की अपनी जमहूरियत है, चीन की अपनी जमहूरियत है। तो जमहूरियत तो है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट का नाम है अमूर मुमलकत में। सैयद नजमुस सकलैन है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शाम साहब, पहले तो मैं आपकी माहिराना और गैर जानदाना जो तारीफ है ये इसकी तजिया करते हैं आप, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब। जो मेरा जो सवाल तो नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन है जो कि आज के मौजू से मुतल्का भी नहीं है। तो ये रमजान में एक कॉलर ने आपसे ये कहा था, रमजान में नहीं, मुहर्रम में शायद। जी सॉरी, मुहर्रम में। हाँ जी। और दबी दबी लफ्जों में हमारे जो मोहतरम वजीर दाखिला है रहमान मलिक साहब, वो भी कभी कभी ये कहते हैं कि मुहर्रम के जुलूस जो है बंद कर दिए जाएं। जी मेरा इस बारे में ये कहना है कि अगर बंद करने से, जिन पे हमला होना है, अगर उनको बंद करना है तो GHQ पे हमला हुआ था उसे भी बंद कर दिया जाए। जी नेवल महरान बेस पे हमला हुआ था उसको भी बंद कर दिया जाए। कामरा पे हमला हुआ था उसको भी बंद कर दिया जाए। चलिए जनाब, देखिए आपकी आवाज पहुंच गई। ये जुलूस निकालने वाले जो है उनका काम है, लेकिन ये जो आपने मिसाल दे दी है ना, वो है एक किसी तनसीब पर हमला करना, किसी मुकाम पर हमला करना। तो इसके मामलात और हैं। जुलूस अगर हजारों की तादाद में निकल रहे होंगे तो सिक्योरिटी की जरूरत बहुत पड़ती है, लेकिन बहरहाल ये फैसला करना जो है आप उन लोगों का काम है जो जुलूस निकालते हैं। हम किसी की मजहबी आज़ादी में दखल देने के कायल नहीं है। नवीद लोधी साहब है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब से मेरा सवाल है जी, ये कि मुल्तान में एक अफसर लगे हुए हैं। अच्छा जी। सारी मुस्लिम लीग उनका तबादला सुबह। कौन से अफसर है भाई? ये नसीम सादक साहब है जी, DCO मुल्तान शहर की। अच्छा, का ठेका उनके जिम्मे है जी आजकल। किसका? सब आजकल शहर की सड़कें खुली करवा रहे हैं, तमाम मामला शहर के वो ठीक करवा रहे हैं। मुस्लिम लीग के MNA और MPA सुबह से लेके शाम तक उनका तबादला करवाने के लिए लाहौर पहुंच जाते हैं। तो तबादला हो गया उनका? नहीं, तबादला नहीं हो रहा है जी। अच्छा नवीद लोधी साहब, आपने पहले भी एक टेलीफोन किया था मेरा ख्याल है इनकी तारीफ में जी। देखें, जो नसीम सादिक साहब हैं बहुत अच्छे अफसर हैं, फैसलाबाद में रहे, इन्होंने बहुत काम किया।
वहां से जब तबादला हुआ तो लोग जुलूस निकाल रहे थे कि इनको यहीं रखा जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जो है इनका तबादला कराने की कोशिश करेगा बकायमी होशो हवास। अब अगर वो मुल्तान में रहेंगे तो यहाँ भी खिदमत करेंगे, और अगर कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी खिदमत करेंगे। बहरहाल इस तरह उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब जो है इस तरह नहीं करेंगे उनके साथ। फजल साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। फजल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। शम्स साहब, एक सवाल है यासिर तारिक साहब का। ये कहते हैं कि आप लोग पंजाब में कोई इशू होता है तो बहुत शोर करते हैं, लेकिन जब कोई इशू कराची और कोयटा में हो तो आप बात नहीं करते। लो, पता नहीं आपके सभा में रहते हैं, कौन से प्रोग्राम सुनते हैं, कौन सा मीडिया देखते हैं भाई। यहाँ तो दिन रात शोर ही इस बात का होता है। कराची का हंगामा है, बलूचिस्तान का हंगामा है। हाँ, हम देखिए जो बलूचिस्तान में पंजाबियों के साथ जुल्म हुआ है उसका जिक्र बहुत कम करते हैं ताकि इलाकाई तासुब ना फैले, वगरना दिल तो हमारा रोता है। यानी हजारा वालों पर जुल्म हो या पंजाबियों पर हो या पश्तूनों पर हो, वो तो हम सब पर होते हैं। शम्स साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल फिर इंशाअल्लाह इसी वक्त इसी जगह से आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।